चलिए भाई नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं एमपीटेट 2026 वर्ग 2 एंड वर्ग 3 के लिए इंग्लिश पेडागोजी के सेशंस। आज हमारी होने वाली क्लास नंबर 6। आपको पता है कि इसमें हम वर्ग 2 और वर्ग 3 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ले रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस हम ले रहे हो। मॉडरेट टू हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिससे आपको ये पता लग सके कि आखिर इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चन किस तरीके से, किस कॉन्सेप्ट से, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। क्लास नंबर 6 आज हमारी होने वाली है, तो बने रहिए क्लास के साथ। और सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या आता है, हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन अमंग द फॉलोइंग। इम्प्लीमेंटर का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने वाला, लागू करने वाला। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी स्टूडेंट, ऑप्शन डी करिकुलम। ठीक है, तो इसमें से कौन ऐसा है जो शिक्षा को लागू करता है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन, भाई चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए ही है। ठीक है, लेकिन अपन को बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इसमें देखना है कि शिक्षा को इंप्लीमेंट कौन करेगा आखिरकार। क्या टीचर करेगा, या शिक्षा विभाग, या विद्यार्थी करेगा, या फिर जो पाठ्यक्रम है उसका या पाठ्यचर्या वो करेगी। इसका सही आंसर होगा भाई हमारा टीचर। क्यों? टीचर टीचर ही सबसे बेसिक, मतलब सबसे नीचे वाली वो कड़ी है, नीचे वाली तो कहना चाहिए, मतलब सबसे बेसिक, सबसे रूट वाली कड़ी जो है, रूट रूट लिंक जो है सबसे, वो कौन होता है भाई? टीचर होता है। ये इसका रूट होता है। क्यों? क्योंकि टीचर नहीं होगा तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा, स्टूडेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा, करिकुलम भी कुछ नहीं कर पाएगा। करिकुलम हमें क्या बताता है कि भाई क्या पाठ्यक्रम है, क्या पाठ्यचर्या, किस तरीके से हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट क्या है कि जो जिस पर इंप्लीमेंट की जा रही है एजुकेशन, वो स्टूडेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई? प्रशासनिक काम करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, ठीक है ना, उनका निर्धारण करेगा। लेकिन जो इंप्लीमेंट करने का काम रहेगा वो किसका रहेगा? टीचर का रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। ठीक है, लर्निंग का आइकॉनिक मोड क्या है, किस मतलब सिस्टम पर किस तरीके से बेस्ड करता है, या किन चीजों पर बेस है आइकॉनिक मोड। मोड जो है, आइकॉनिक मोड जो होता है लर्निंग का, वो किन चीजों पर बेस होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, मतलब अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स पर आइकॉनिक मोड जो है डिपेंड करता है। ये सिंबल्स पे करता है, या इमेजेस, जेपीजीस एंड डायग्राम्स पर करता है, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज पे। इसमें समझने वाली बात यह है भाई कि जो लर्निंग मोड है, तीन प्रकार के लर्निंग मोड होते हैं। ये किसने बताए थे हमें? जे ब्रूनर नाम के जो हमारा शिक्षाविद था, उसने हमें बताए थे, जे ब्रूनर। इन्होंने बोला भाई सीखने के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला होता है इनएक्टिव मोड। इनएक्टिव मोड का मतलब क्या होता है भाई? लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग मतलब प्रैक्टिकली करके सीखोगे आप, तो वो हो जाएगा आपका क्या? इनएक्टिव। इनएक्टिव नहीं, इनएक्टिव, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिकली यदि कोई चीज कर रहे हो आप, तो ये आपका हो जाता है इनएक्टिव मोड। ठीक है ना। सेकंड हमारा आता है भाई आइकॉनिक मोड। आइकॉनिक मोड में क्या होता है आपका? आइकॉनिक मोड में हम देखते हैं कि डायग्राम्स, है ना, जो आपके डायग्राम्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, मतलब जो भी आपका विजुअल्स होते हैं, ठीक है ना, विजुअल फॉर्म में हम जिनको प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा होता है आइकॉनिक मोड। ठीक है। और तीसरा हमारा आता है सिंबॉलिक मोड। सिंबॉलिक मोड में आपका क्या देखने को मिलता है भाई? सिंबॉलिक मोड में हम देखेंगे यहाँ पर वर्ड्स या फिर लेटर्स, ठीक है ना, या फिर आपका हो गया लैंग्वेज। आई होप कि आपको ये तीनों मोड समझ में आ गए होंगे। लर्निंग बाय डूइंग क्या है? डायग्राम्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, जेपीजीस, इमेजेस का उपयोग हम किस मोड में करते हैं, साथ ही साथ वर्ड्स, लेटर्स, लैंग्वेज का यूज हम किस मोड में करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या? इमेजेस, जेपीजीस एंड डायग्राम्स। क्यों भाई? आप बोलोगे कि ऑप्शन ए भी तो हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, लेकिन सिर्फ यहाँ पर डायग्राम्स की बात की गई है। यहाँ पर जेपीजीस, इमेजेस, इनकी बात भी की गई है। इसलिए जो मोस्ट पॉसिबल आंसर हमारा जो बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए आपको दिया ही इसलिए गया है पेपर में, जिससे आप इसको देखते हैं, क्योंकि यदि आपने आइकॉनिक मोड पढ़ रखा होगा, आप ऑप्शन ए देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, डायग्राम्स की बात यहाँ पर की गई है, और ऑप्शन ए देखकर आप यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर इस तरीके से आपको फंसा सकता है। पहले आपको एक लेस अप्रोप्रिएट ऑप्शन देगा, उसके बाद उससे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी देगा आपको। तो आपको क्या है, सब कुछ पढ़ना है। यहाँ सिंबल्स की बस बात की गई है, तो सिंबल्स हमारा क्या हो जाता है भाई? सिंबल्स हमारा हो जाता है जो सिंबॉलिक मोड के अंतर्गत ही आता है। सिंबॉलिक मोड जो होता है उसमें सिंबल्स आ जाता है। वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज किस में आता है? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब इनएक्टिव मोड में कहलाता है। जे ब्रूनर ने इसका सिद्धांत दिया था आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, which approach emphasizes interaction as the means and the goal of learning a language।
मतलब इनमें से कौन सी अप्रोच है जो जोर डालती है इंटरेक्शन पर, ठीक है ना, मतलब बातचीत वार्तालाप पर कौन सी अप्रोच है जो जोर जोर डालती है, इमर्शन, साइलेंट वे, ओरल ओरल या कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव के बारे में हमने पढ़ रखा है कि भाई ये होती है क्या हमारी CLT मेथड, ठीक है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसके बारे में हम समझेंगे। इमर्शन मतलब होता है भाषा में डूब जाना, मतलब भाषा की गहराइयों में उतराना, उसमें डूबकर आप भाषा को आप सीखोगे, ठीक है ना। साइलेंट वे में क्या होता है, शिक्षक भी कम बोलेगा, विद्यार्थी भी कम बोलेगा, इसमें ऐसा होता है शिक्षक तो कम बोलता है साइलेंट वे में, साथ ही साथ जो विद्यार्थी होता है वो रिसर्च या फाइंड आउट करने में ज्यादा विश्वास रखता है, ये साइलेंट मेथड होती है। ओरल ओरल मतलब सुनना सुनाना, इसमें भी क्या है कि ये डायरेक्ट इससे इंटरेक्शन से संबंधित नहीं है, इंटरेक्शन से संबंधित हमारी ऑप्शन डी है कम्युनिकेटिव, मतलब CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं वो आपस में बातचीत करके चीजों को सीखेंगे, लैंग्वेज या भाषा जो कुछ भी वो सीख रहे हैं प्रैक्टिकली इसमें सीखते हैं, ठीक है ना। इसमें पीयर इंटरेक्शन होता है CLT में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक प्रैक्टिकल मेथड होती है भाषा को सीखने की, ठीक है ना। तो इसमें किस अप्रोच में ज्यादा जोर डाला जाता है इंटरेक्शन पे, वो डाला जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, एमपीटेड वर्ग 2 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है आप तो कर ही रहे होंगे, तो इंग्लिश, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स की हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मैथमेटिक्स साइंस एप्लीकेशन पर कैसे लेना है आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी एक ऑफर है आपके लिए, टेट 10 यदि आप कोड लगाते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ इसके प्राइस पर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा दी स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स, मतलब जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो क्या एडवोकेट करती है, क्या बताती है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, रिस्टोरिंग टू फ्लुएंसी, यूजिंग मदर टंग या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, इसके पहले वाले लेक्चर्स में इसको बहुत ही विस्तार से मैंने इसको बता रखा है, इसके अभी भी बता देता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो टीचिंग मटेरियल है उसका हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह है, टेंस पढ़ाना है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर और बाकी सारी जो चीजें यूजफुल है लैंग्वेज को सिखाने के लिए, उनका पहले हम सिलेक्शन करेंगे, उनको इजी टू हार्ड मतलब सरल से कठिन की ओर, ठीक है ना, सरल से कठिन की ओर हम इनको क्या करेंगे, इसका मटेरियल का हम सिलेक्शन करेंगे, इसको हम क्रमबद्ध करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, ग्रेडेशन, सॉरी मतलब पहले हमने मटेरियल का सिलेक्शन कर लिया, फिर सरल से कठिन के तरीके में हमने इसको क्या कर लिया, इसका ग्रेडेशन कर लिया। ये होती है हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको क्या है, इस अप्रोच में स्ट्रक्चर्ड वे में हम आपको लैंग्वेज सिखाएंगे या कोई भी हम जो कंटेंट है आपको वो सिखाएंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब यही हुआ कि मतलब कि हम आपको एक व्यवस्थित रूप में आपको कुछ सिखाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल है आपके पास उसका आप सिलेक्शन करोगे, फिर उसका ग्रेडेशन करोगे, फिर बच्चों तक उसका आउटपुट पहुंचाओगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, लैंग्वेज लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वुड बी मेनली बेस्ड ऑन, ठीक है ना। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म हमें क्या सिखाता है कि चार ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें, ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन, मिनट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड क्रिएशन, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स टू एंश्योर दे आर नॉट रिपीटेड, कंप्लीशन ऑफ लैंग्वेज सिलेबस। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हमें क्या सिखाता है या किस तरीके पर बेस्ड होता है मेनली, वो होता है ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन पर। ये भी CLT के थ्रू, मतलब इसमें भी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वे में हम भाषा को सीखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग इसमें प्रैक्टिकल वे में होती है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन और पीयर इंटरेक्शन होगा तो नेचुरल वे में बच्चा क्या है, लैंग्वेज सीख पाएगा। यदि लैंग्वेज क्लासरूम है वो आपका, तो लैंग्वेज लर्निंग आप किस तरीके से कर रहे होगे, समूह में चर्चा के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया, इसके अलावा रोल प्ले के माध्यम से भी आप इसमें चीजों को सीखते हैं, रोल प्ले हो गया आपका, है ना, और आपस में सहपाठी चर्चा करते हैं, मतलब पीयर इंटरेक्शन हो गया आपका, ठीक है ना। इस तरीके से प्रैक्टिकल वे में आप चीजों को सीख रहे होते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म की पहचान यही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। इनमें से कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिस है जो टीचर को मदद करेगी बच्चों में ओरल लैंग्वेज को इंप्रूव करने में, ओरल लैंग्वेज को मतलब जो उनकी ओरल लैंग्वेज की कैपेसिटी उसको इंप्रूव करने में कौन सी ऐसी चीजें जो बच्चों को क्लासरूम प्रैक्टिस में मदद करेगी। कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द टीचर, मतलब कोरस रीडिंग करना, टेक्स्ट की टीचर के साथ साथ में रीडिंग करते जाना। नहीं भाई, ठीक है, ये तो क्या है कि इसमें कोई इनोवेशन नहीं हो रहा आपका, इसमें जो आपका लिखा हुआ है वही बस आप पढ़ दे रहे हो, तो आपकी ओरल लैंग्वेज कैसे आपकी डेवलप होगी। यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स,
कोरस रिसाइटेशन ऑफ द पोएम आफ्टर मेमोरी, मतलब पोएम आपने पढ़ ली, कविता आपने पढ़ ली है, उसका आप रिसाइटेशन कर रहे हो, उसका आप पाठ करते जा रहे हो। लेकिन नहीं, ये भी क्या है कि एक लिमिटेड इंटरेक्शन होगा, लिमिटेड वे होगा किसी ओरल लैंग्वेज को डेवलप करने का, ठीक है ना, ओरल स्किल को डेवलप करने का। नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। इसके बाद ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा, क्यों? क्योंकि यदि आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे आप जोर देंगे, ठीक है ना, न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स को यदि आप सीखेंगे, उनको बोलेंगे, उनको बोलना चालू करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो ओरल स्किल है लैंग्वेज की, वो आपकी डेवलप होगी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी भी हमने एक चीज पढ़ रखी है यहाँ पर, LSRW, ठीक है ना, LSRW। अब इसका यूज क्या यहाँ पर मैं बताता हूँ। इसमें इन्होंने पूछा है कि जो स्ट्रक्चरल, मतलब जो व्यवस्थित एक मेथड होती है, अप्रोच होती है, वो टीचिंग की गिव्स मोर इंपॉर्टेंस, किस चीज को मोर इंपॉर्टेंस देती है? इनमें से रीडिंग एंड राइटिंग को देगी, रीडिंग ओनली, स्पीच ओनली, या स्पीच एंड लिसनिंग को देगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि स्पीच एंड लिसनिंग इज द राइट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, क्योंकि LSRW आपने क्रम पढ़ रखा होगा LSRW का, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है ना। तो रीडिंग एंड राइटिंग हमारा सही नहीं हो सकता इसमें, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि मोर इंपॉर्टेंस किस पे देगा स्ट्रक्चरल अप्रोच आपका। तो सबसे पहले तो आप भाई स्पीच सीखोगे, लिसनिंग सीखोगे, मतलब बोलना, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये दो सबसे बेसिक मेन पार्ट है। सबसे पहले आपकी कहानी यहीं पर आकर रुकेगी। यदि स्पीकिंग एंड लिसनिंग यदि आपसे आ रही है, तब आप रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस करोगे, ठीक है ना। इसलिए रीडिंग ओनली भी इसका आंसर नहीं होगा, स्पीच ओनली भी इसका आंसर नहीं होगा, स्पीच एंड लिसनिंग इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो LSRW के क्रम को भी आपको याद रखना है, आपको देखना है कि किस तरीके से वर्क करता है, और क्वेश्चन में हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। तो एक इन्होंने क्या पूछा, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब जो क्रमबद्ध वाली अप्रोच होती है, तो क्रम में तो भाई सबसे पहले स्पीच एंड लिसनिंग आएगा, ना कि सिर्फ रीडिंग आएगा, ना सिर्फ स्पीच आएगा, दोनों चीजें आएंगी इसमें, स्पीच और लिसनिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, if a teacher observes that one of his students is not able to write a paragraph on his own, but he can write it under the adult or peer guidance, this guidance is called। मतलब टीचर ऑब्जर्व कर रहा है कि उनके विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी जो है वो पैराग्राफ खुद से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है ना, खुद से पैराग्राफ नहीं लिख पा रहा है, लेकिन यदि उसको किसी एडल्ट या पीयर गाइडेंस मिल जाता है तो वो उस पैराग्राफ को लिख सकता है। तो इस चीज को हम क्या कहें? सोशलाइजेशन कहेंगे, सामाजिकरण कहेंगे क्या भाई इसको? क्या सामाजिकरण कहेंगे इसको? नहीं भाई, नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका फोल्डिंग कहेंगे, क्या मतलब सहारा देना। तो कहीं ना कहीं इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें बच्चे को सहारा दे रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को सहारा देना, सहारा देते इसमें हम सपोर्ट करते हैं बच्चे को। काउंसलिंग करेंगे क्या? काउंसलिंग यहाँ पे नीडेड नहीं है। और टीम टीचिंग करेंगे, मतलब दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर उसको पढ़ाएंगे क्या? नहीं। सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या? लिव बाय गुड्स से आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो मैंने पढ़ा रखा है भाई, एक बार देख लेना, ठीक है। लिव बाय गुड्स की का हमने ZPD सिद्धांत हमने बता रखा है, ठीक है। ZPD का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? बच्चा खुद से क्या कर सकता है और सपोर्ट के साथ क्या कर सकता है, उसके बीच का जो गैप होता है उसको आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ZPD का नाम इसको हमने दे रखा है। इसका फोल्डिंग हमारा सही आंसर होगा। मतलब यदि आप बच्चे को थोड़ा सहारा दे दोगे, मान लो बच्चा थोड़ा काम कर सकता है पर उससे ऊपर लेवल का काम नहीं कर सकता, एक लेवल तक का कर पा रहा है लेकिन उससे ऊपर के लेवल का काम नहीं कर पा रहा है, तो यदि आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, ठीक है ना, उसको थोड़ा गाइडेंस दे दो, थोड़ा उसको हिंट दे दो, तो क्या होता है भाई? इसका फोल्डिंग होता है। उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम ZPD कहते हैं, और इस तरह की कंडीशन यदि बनती है तो स्कैफोल्डिंग। एक चीज और मैं आपको बता दूं ग्रामेटिकल वे में, जैसे आपको मान के चलो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, ग्रामेटिकल क्वेश्चन आता है आपको कोई, कई बार आपके आंसर ना आपके क्वेश्चंस में ही छुपे होते हैं। आप पूरा पेपर पढ़ोगे ना, जैसे आपको पोम आएगी, आपको पैसेज आएगा, तो वहां पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना। कई बार इंप्रूव द सेंटेंस आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट द एरर क्वेश्चन आएगा। तो एक बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पर मिली आपको बताने लायक, वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कई बार, ये वाला आपको आपने देखा होगा वन ऑफ प्लस करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपकी प्लूरल जो आपकी नाउन है वो आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो वन ऑफ हिज, ये वाला स्ट्रक्चर आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। तो एक मतलब बताने का तरीका था कि भाई आपको क्वेश्चन लाइन में, पैसेजेस में भी आपको कई बार ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं जो आपको उसी पेपर में दिए हुए ग्रामेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू rewrite another writer's word and ideas into your own words is also known as, मतलब
किसी राइटर के वर्ड्स और आइडियाज को अपने शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? समराइजिंग कहलाता है, प्लेगरिज्म कहलाता है, पैराफ्रेजिंग कहलाता है, या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन? इसका सही उत्तर होगा भाई पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी अन्य राइटर के, कोई दूसरा राइटर है उसने जो कुछ लिखा, इसका काम मुख्यतः कहाँ पर होता है? जैसे आप शोध पत्र वगैरह लिखोगे आप, जैसे कभी, है ना, ठीक है, रिसर्च करोगे, जैसे वहां पर आपने कोई बात डाल दी वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर पैराफ्रेजिंग का यूज होता है। अब समराइजिंग का मतलब क्या होता है? मतलब इन शॉर्ट वे, मतलब किसी के आइडियाज को, थॉट्स को, है ना, समराइज करना इन शॉर्ट वे, मतलब मूल सिद्धांत, उनका जो मूल मैसेज है वो वही रहना चाहिए और शॉर्ट वे में आप उसको समराइज कर देते हो। प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है भाई? साहित्यिक चोरी, ठीक है ना, ये अनएथिकल चीज है। साहित्यिक चोरी में क्या होता है, या हम कहें कि प्लेगियरिज्म में क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है भाई कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे राइटर के वर्ड्स को, थॉट्स को, आइडियाज को अपने नाम से बताकर प्रस्तुत कर रहे हो, वो प्लेगियरिज्म कहलाता है, साहित्यिक चोरी इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। एक वोकैब आपकी यहाँ से भी पक्की हो गई। सही आंसर पैराफ्रेजिंग होगा हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू प्लान टू लिंक द पैराग्राफ्स टू ईच अदर इन एन एसे राइटिंग? एसे राइटिंग में आप जो पैराग्राफ्स को किस तरीके से आप कनेक्ट करोगे, किस तरीके से आप लिंक करते हो? मेकिंग श्योर दैट ईच पैराग्राफ लिंक्स टू द कंक्लूजन, मतलब क्या आप ये श्योर करोगे, वहां पर मेक टू श्योर करोगे कि जो हर प्रत्येक पैराग्राफ है, हर एक पैराग्राफ जो है वो कंक्लूजन से लिंक करना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो भाई ऐसे में नहीं देखते हम, क्योंकि ऐसे में क्या होता है भाई, इंट्रोडक्शन होता है। जैसे आप भाई एनवायरमेंट पॉल्यूशन पर आप लिखोगे तो आप सबसे पहले इंट्रो दोगे, फिर उसका कॉज बताओगे, फिर उसका इफेक्ट बताओगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप इसमें जो भी इसको समराइज करना है या फिर इसका जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने का, भाई कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, देन आप आते हो कंक्लूजन पर। एक एग्जाम्पल था भाई बताने का कि भाई कैसा आपका ऐसे होता है, ऐसे का आपका स्ट्रक्चर ये होता है ना, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं भाई, इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे कि भाई एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, कॉजेस में आप क्या बताओगे, उसके कारण क्या होता है, इफेक्ट में आप क्या बताओगे, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, प्लान में आप क्या बताओगे, कैसे आप इसको हाउ टू कंट्रोल, आप कैसे कंट्रोल करोगे, कंक्लूजन आप इसका दोगे, कंक्लूजन आखिर आपके इतने बड़े ऐसे का कंक्लूजन क्या था। तो ऐसा नहीं है भाई कि आपको इंट्रो को भी कंक्लूजन से कनेक्ट कर दोगे, आप कॉज को भी कर दोगे, इफेक्ट को भी कर दोगे, प्लान को भी कर दोगे। तो ऑप्शन ये हमारा गलत है। मेकिंग श्योर दैट ईच पैराग्राफ लिंक्स टू द इंट्रोडक्शन, वैसे मैं आपको बताऊं ये वाला क्वेश्चन क्या है, वर्ग 2 में जो अपना रीडिंग राइटिंग वाला सॉरी राइटिंग सेक्शन वाला आपका जो सिलेबस दे रखा है उसका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेकिंग श्योर दैट ईच पैराग्राफ लिंक्स टू द इंट्रोडक्शन, मतलब प्रत्येक पैराग्राफ आपको जो इंट्रोडक्शन से मैच होना चाहिए। नहीं भाई, इसमें हम इसके इंट्रो की बात करेंगे, कॉज में कॉज की बात करेंगे, इफेक्ट में इफेक्ट की बात करेंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। स्टेटिंग डिफरेंट की पॉइंट्स इन ईच पैराग्राफ, मतलब हम प्रत्येक पैराग्राफ में जो आप 4 या 5 पैराग्राफ जो बना रखे हो आपने, उसमें सभी पैराग्राफ में आप डिफरेंट की पॉइंट्स को जनरेट करोगे। बिल्कुल ये सही आंसर है हमारा। क्यों? क्योंकि भाई सबकी नीड अलग अलग है, कंक्लूजन में तो बस हम सबको एक साथ कर ही देंगे, लेकिन यहाँ पर इंट्रो में इंट्रो लिखेंगे, कॉज में कॉज लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सही आंसर स्टेटिंग डिफरेंट की पॉइंट्स इन ईच पैराग्राफ। राइटिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज इन ईच पैराग्राफ, नहीं भाई सभी पैराग्राफ ऐसे नहीं होते जिसमें आपको लॉट ऑफ आइडियाज देने होते हैं, बहुत सारे विचार आपको रखने होते हैं, ठीक है। सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। आई थिंक इतने क्वेश्चन थे हमारे पास आज के लिए। सेशन कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में हम जरूर बताना। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो डिमांड कर रहे थे कि सर वोकैब का सेशन लेकर आइए, तो मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ वर्ड पावर मेड इजी से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने के लिए, वोकैब लेकर आने के लिए, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे लिंक करके हम क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, वोकैब हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं वोकैब के न्यू सेशंस के लिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना। साथ ही साथ हमारी एप्टेक बेस्ड पैटर्न पर आधारित सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, सारे न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चन, इसमें आपको एक भी पीवाईक्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि पीवाईक्यू तो हम ऑलरेडी मॉक टेस्ट के फॉर्म में हम दे रखे हैं आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न के आधार पर, ठीक है ना, मतलब मॉक टेस्ट के आधार पर हमने आपको दे रखा है पीवाईक्यू सारा, वो जाके आप लगा लो। अब जब आप पे कर रहे हो तो आपको न्यू क्वेश्चन मिलने चाहिए लगाने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। तो न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चन है आपके टेट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एफएलटी आपको इसमें मिल जाएंगे, रिवीजन प्लानर मिल जाएगा आपको, रिवीजन प्लानर क्या होता है, एप्लीकेशन पर आप जाएंगे तो आपको फ्री में रिवीजन प्लानर की पीडीएफ आपको मिलेगी, ये देख लेना आप एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने मॉक टेस्ट आपको दे रखे हैं। आपके सिलेबस में जितने टॉपिक दे रखे हैं सभी का टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा कंप्लीट, बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि टॉपिक में कुछ छूटेगा नहीं, उसमें बाहर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इंग्लिश की हमारी टेस्ट सीरीज है, टेट 10 कोड आपको लगाना है, 20% ऑफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। करना क्या है आपको, मैथमेटिक्स अलायंस एप्लीकेशन पर जाना है, डाउनलोड करना है, ओपन करना है, रजिस्टर करोगे आप, जैसे ही रजिस्टर करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, टेस्ट सीरीज ऑप्शन पे जाओगे आप, टेट एग्जाम्स पर जाओगे,
टेट एग्जाम्स पर जाने के बाद आपको वर्ग 2 वाला ऐसा ये सेगमेंट दिखेगा। इसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप इनको परचेज कर सकते हो। बाकी जानकारी कैसी लगी आपको, वीडियो कैसी लगी, पढ़ाई में मजा आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, क्या इंप्रूवमेंट हम और कर सकते हैं। बाकी एक चीज और है, 9111 873 ये आपके लिए सपोर्ट नंबर हो जाएगा। यदि आपको टेस्ट सीरीज परचेस करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर देना, कॉल नहीं लगेगा इस पे। टीटी विश्ववंश मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, सारी टेट संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजफुल लगी हो और ऐसे ही सेशन आप आगे भी चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय।